अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू फेस मेथड ऑफ सिम्प्लेक्स मेथड। तो ये एग्जांपल मैंने लिखी हुई है मिनिमम केस की, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फेस वन टू फेस मेथड में। तो सबसे पहले तो फेस वन, इसके सॉल्यूशन में हमारे पास दो फेसेस होंगे। फेस वन में हमने क्या करना होता है कि एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, यानी कि जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो हमने नहीं लेना। फेस वन में हमने एक अपने से नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है और वो उसको हम आर का नाम दे देंगे और वो इक्वल टू होगा हमारे जितने भी आर्टिफिशियल हमने वेरिएबल्स लेट किए होंगे ना उन सब का सम होगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमेशा वो मिनिमाइज़ करना है हमने फंक्शन, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन हमें मैक्सिमम का दिया हो या मिनिमाइजेशन का दिया हो, हमने उसको इग्नोर करना है। हमने जो अपना फंक्शन बनाया नया फंक्शन बनाया आर, उसको हमने हमेशा मिनिमाइज़ करना है। चाहे एक्चुअल यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो भी हमें क्वेश्चन फंक्शन दिया वो मैक्सिमम का हो या मिनिमम का हो, उसको छोड़ देना है। हमने हमेशा जो आर वाला फंक्शन बनाना है वो हमेशा सम होगा आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का और उसको हमेशा हमने मिनिमाइज़ करना है। और इसके अंदर होता है कि फेस वन की कंडीशन है कि हम इसको स्टॉप कब करेंगे। इसको स्टॉप उस टाइम करना है कि जब हमारा जो टेबल के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो राइट हैंड साइड नहीं होती, जो सोल्यूशन वाला कॉलम होता है, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं उसके अंदर टेबल बना होता था, एक कॉलम होता था बेसिक का, देन हमारे पास सारे वेरिएबल्स आ जाते थे, देन हमारे पास सोल्यूशन का कॉलम होता था, देन हमारे पास रेशो का होता था। तो जो हमारे पास सोल्यूशन का कॉलम होता था उसके राइट ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो रो होगी ना उसके राइट हैंड साइड पे ज़ीरो आना चाहिए। अगर ये ज़ीरो नहीं आता, यानी कि आगे भी दो और कंडीशंस हैं वो सारी फुलफ़िल हो जाती हैं और राइट हैंड साइड पे ज़ीरो नहीं आता, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फेज़ टू है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हमारा ये राइट हैंड साइड पे ज़ीरो आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारा फेज़ सेकंड फेज़ जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। तो बाकी कंडीशन जो है वो है कि हमारे जो पिवट कॉलम की सिलेक्शन होती है वो पॉसिबल ना हो, यानी कि जो भी हम टेबलर फॉर्म में जिस तरीके से हम पिवट कॉलम को सिलेक्ट करते थे उस तरीके से ही मतलब हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और वो कोई पॉसिबिलिटी ना हो कि कोई पिवट कॉलम हमारे पास सिलेक्शन में आ रहा हो। और दूसरा ये कि जो हमारा बेसिक कॉलम होता था ना टेबल में, उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो यह था हमारा फ़ेज़ वन। ये जब फ़ेज़ वन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो रो में उसके राइट हैंड साइड पे यानी कि सोल्यूशन वाले कॉलम में अगर ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा सेकंड फ़ेज़ एग्जिस्ट करता है। तो हम सेकंड फ़ेज़ स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये होगा कि जो भी हमारे फ़ेज़ वन के अंदर टेबल बना होगा ना लास्ट स्टेप में, वही एज इट इज़ कॉपी करेंगे हम, लेकिन हमारे पास जो आर वाला रो होगी ना, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा, हमने जो खुद से बनाया हुआ था, उसको हम उस रो को इग्नोर कर देंगे और उसकी जगह पे हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो क्वेश्चन में गिवन होगा, हम उसको ले लेंगे। और देन हमने क्या करना कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के कॉलम को रिमूव कर देना और बाकी जो कॉलम रह जाएंगे वो एज इट इज़ हमारे पास टेबल में आ जाएंगे और उसी टेबल को हम टेबलर फॉर्म की तरह आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही वो एंड होगा वो फाइनल सॉल्यूशन देगा टेबलर फॉर्म को यूज़ करते हुए। तो आज के लेक्चर में हमने करना है कि मैक्सिमाइजेशन वाला केस देखते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मिनिमाइजेशन वाला केस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमाइजेशन वाला केस है, ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 3.47 है। इसमें है कि हमें ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का दिया हुआ जी इज इक्वल टू 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 और हमें इनइक्वलिटीज़ दी हुई हैं 2x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस दैन इक्वल टू 2 और 3x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। और हमें कहा गया है कि x1 x2 x3 तीनों वेरिएबल्स पॉजिटिव हैं। तो सबसे पहले तो हमने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन में ये होता था कि ये वेरिएबल्स हमारे पास x1 x2 x3 पॉजिटिव होने चाहिए, देन हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं राइट हैंड साइड पे ये भी पॉजिटिव होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन मीट कर रही है तो हम आगे चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये होता था कि इन इक्वलिटीज़ को हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करते थे और वो किस तरीके से करते थे, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करा के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा 2x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन का है तो इसका मतलब हमारे पास स्लैक वेरिएबल आएगा प्लस s1 इक्वल टू 2। s1 हमारे पास क्या है, स्लैक वेरिएबल। नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। 3x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3
ग्रेटर देन है तो यानी कि यहाँ पे आएगा सरप्लस वेरिएबल माइनस S2 आ गया इक्वल टू 8। तो हमारे पास कंडीशन हो जाएगी x1 x2 x3 S1 S2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता था कि हमने निकालने के बेसिक वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल्स थे, एक्चुअल वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3, इनको हम नॉन बेसिक ले लेते हैं और देन हम देखते हैं कि किसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है, नॉन नेगेटिव आ रही है, नॉन नेगेटिव तो हम चेक करते हैं x1 नॉन बेसिक हमने लिया है x1 x2 x3। नॉन बेसिक लेने का मतलब है इन तीनों की वैल्यूज़ को हमने 0 के बराबर पुट करना है। तो पुट करते हैं तो यहाँ पे अगर तीनों 0 हो गए तो S1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, यहाँ पे ये तीनों 0 हो गए तो S2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -8। अब हमने देखा था कि जब हमारे पास -8 यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हो ना, इसका मतलब है कि ये हमें इनफीसिबल सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। तो हमने तो फीसिबल सोल्यूशन की तरफ जाना है हम अपने क्वेश्चन को लेके। तो हमने क्या करना है कि यानी कि S2 वाली इक्वेशन के अंदर हमें ज़रूरत है एक आर्टिफिशियल वेरिएबल की जो कि इस वैल्यू को पॉजिटिव कर दे। तो हम क्या करेंगे कि अब आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराते हैं इक्वेशन 2 के अंदर। तो वो होगा 3x1, इक्वेशन 2 बन जाएगी 4x2 प्लस 2x3 माइनस S2 प्लस R1 हमारा क्या होगा आर्टिफिशियल वेरिएबल इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी 2x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस S1 इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना, अब हम नॉन बेसिक वेरिएबल्स किन को लेंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल्स हमारे पास होंगे x1 x2 x3, ये तो तीन तो होंगे पिछले, और हम वो वाला लेंगे कि जिसकी वजह से मसला आया था, S2 था जिसके अंदर नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, S2 हमें नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था, तो इसको भी हम नॉन बेसिक में ले जाएंगे S2 में। इन सब की वैल्यूज़ हम 0 पुट करेंगे, देन हम देखते हैं तो S1 हमारे पास आता है 2 एंड R1 हमारे पास आता है 8, यानी कि नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई हैं। तो S1 R1 हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स होंगे। बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, S1 एंड R1। ठीक है, यहाँ से हमें पता लग गया कि बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं और नॉन बेसिक कौन से हैं। और अब हमने क्या करना कि अब ये आप देख रहे होंगे कि सेम प्रोसीजर हमने बिग एम मेथड के अंदर भी किया था, यानी कि स्टार्टिंग दोनों में सेम है, आगे जाके थोड़ा सा चेंज आएगा। तो अब उस नेक्स्ट हम इसके वर्किंग देखते हैं। तो बेसिक वेरिएबल सबसे पहले तो हमारे पास बनेगा फेस 1 है। फेस 1 में हमने क्या करना होता था, दो फेसेस में इसका सोल्यूशन होगा, फेस 1 एंड फेस 2। फेस 1 में हमने जो बात की थी वो ये थी कि सबसे पहले जो हमने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इग्नोर कर देना और हमने अपना खुद का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, यानी और उसको हमेशा मिनिमाइज़ करना। तो मिनिमम का केस होगा और उसको हम R कहेंगे, R, और हमने क्या कहा था कि वो हमेशा सम होगा आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का। तो हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स कौन से, सिर्फ एक ही हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स यूज़ किया इसके अंदर R1, तो सिंपल R1 आ जाएगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा R1। ओके और इसको हमने मिनिमाइजेशन करना है। हालांकि एक्चुअल फंक्शन हमारा था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मैक्सिमाइजेशन का, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर देना है। फेस 1 में हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है और वो क्या होगा, जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उन सब का सम, और उसको हमने मिनिमाइज़ करना है। तो अब हम बनाते हैं टेबल। टेबल में हमारे पास सबसे पहले आता था बेसिक, आपको नज़र आ रहा हो, सबसे पहले तो आता था बेसिक का कॉलम। देन हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होते थे, वेरिएबल्स होंगे उनका सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा x1 x2 s3, देन हमारे पास आएगा s2 x1 x2 x3, देन s2 आ जाएगा। S2 मतलब कि क्योंकि हमने नॉन बेसिक वेरिएबल्स लिए हुए थे ना, ये सीक्वेंस आएगा। देन हमारे पास आ जाएगा बेसिक वेरिएबल्स का सीक्वेंस, S1 है और R1 है हमारे पास, S1 आ गया, R1 आ गया। देन हमारे पास आता है सोल्यूशन का कॉलम,
देन हमारे पास आता था रेशो का कॉलम। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि हम सिंपल सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमने अपना बनाया वो आ जाएगा, आर की रो आ जाएगी। अब ये सिंपल टेबुलर फॉर्म की तरह आगे वर्किंग चलेगी इसकी, और हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स है S1 और R1। अब R के जो कोफिशिएंट है उसमें हम देख लेते हैं। अगर हम इसको लेके जाएं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये बन जाएगा R माइनस R1 इक्वल टू ज़ीरो। तो सोल्यूशन में आ गया ज़ीरो, और R1 का कोफिशिएंट है -1, बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे ज़ीरो होंगे। ओके, देन S1 के लिए हम वर्किंग करते हैं। S1 की इक्वेशन ये है, S1 का सोल्यूशन 2 है, और ये होगा x1 2 1 1 1, यानी कि 2 1 1 और S1 1 होगा, बाकी सारे ज़ीरो होंगे, और सोल्यूशन था इसका 2। इसी तरीके से हम R1 की इक्वेशन देख लेते हैं। उसमें आ जाएगा 3 4 2 -1 एंड 1, एंड हमारे पास 8 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आ गया है, 3 4 2 0 -1 1 एंड 8। यह हमारे पास टेबल बन गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको सिंपल इसको अब हम टेबलर फॉर्म के जरिए सॉल्व करेंगे। मिनिमम का केस है। सबसे पहले तो हमारे पास दो कंडीशंस होती थी। दो कंडीशंस क्या होती थी कि बेसिक वेरिएबल्स है ना S1 R1, इनके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट है ना वो ज़ीरो होना चाहिए। S1 का कोफिशिएंट क्या है, ज़ीरो है। R1 का कोफिशिएंट क्या है, -1 ही है, यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए था। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। दूसरी ये थी कि S1 R1 यहाँ पे है, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली रो हम छोड़ दें तो नीचे इनके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो S1 हम देखें ये रहा, R1 देखते हैं तो हमारे पास ये है। इधर से पता लग रहा है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रही। ठीक है, देन हम फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बनाएंगे ज़ीरो। ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जो हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो है कि इस वाली रो को यूज़ करते हुए ना हम यहाँ पे ज़ीरो बनाएंगे। यानी कि सिंपल हम क्या करेंगे, R1 और R को ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा, इधर ही मैं लिख देता हूँ इसके अंदर ही, ये R रो है, S1 है, R1 है। तो हमारे पास आ जाएगा x1 की जगह पे आ जाएगा 3, दोनों का ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1। देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0, एंड यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 1 0 1 0 एंड 2। लास्ट में आ जाएगा 3 4 2 0 -1 1 एंड 8। अब हम देखते हैं कि अब ये देखें कि ये S1 और R1 सॉरी ये था कि इसके अंदर हमने क्या देखना था। तो मसला यहाँ पे आ रहा है कि हमने ये वैल्यूज़ गलत लिख दी हैं। यहाँ पे R1 की रो में, R1 की रो में आना था x1 का कोफिशिएंट 3 था, x2 का 4 था, x3 का 2 था, 3 4 2 3 4 2, ये ठीक है। देन हमारे पास था S2 का कोफिशिएंट -1 था, S2 का कोफिशिएंट यहाँ पे आना था हमारे पास -1, और S1 का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए था। ये गलती थी, बाकी सब ठीक था। क्योंकि वही यहाँ पे ये दो कंडीशन हमने देखनी होती है लाजमी। अगर वो फुलफ़िल नहीं हो रही, या तो यहाँ पे अगर नहीं फुलफ़िल हो रही तो मतलब कि हम उसको बना लेंगे। यहाँ पे अगर फुलफ़िल नहीं हो रही, जो कि थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो वो मसला है, यानी कि आपने कोई वैल्यूज़ गलत लिख दिया है, तो ये देखना लाजमी है। ठीक है, मतलब कि ये था कि हमने देखा S1 और R1 का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, ये नहीं था, इसको 0 बना लेंगे। इसके बाद हमने S1 R1 के
रो और कॉलम्स में देखा तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। देन हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसको क्या किया हमने, सिंपल इसको आर और R1 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 3 4 इसी तरीके से यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -1 और S1 में आ जाएगा 0, ठीक है, और R1 में आ गया 0 8 और यहाँ पे भी, यहाँ पे होगा -1 और यहाँ पे होगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कंडीशन, यानी कि जो हमारी दो कंडीशंस थी S1 और R1 के कोएफिशिएंट 0 होने चाहिए, दोनों 0 हैं और इनके नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। अब हम इसको इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि यानी कि ये हर स्टेप के अंदर ये दो कंडीशन मीट होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मीट नहीं हो रही, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती की है। जिस तरह मैंने पहले स्टार्ट किया था, यहाँ पे गौर नहीं किया कि आइडेंटिटी बन भी रही है या नहीं, मैंने चेक भी किया था लेकिन बाद में, इसलिए यहाँ पे जाके मसला आया था। तो अब इसकी हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हमने देखना है कि मिनिमाइजेशन वाला जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया ना, अब हमने उसके लिहाज से चलना है, यानी कि मिनिमाइजेशन का था केस। मिनिमाइजेशन में हम क्या करते थे, मिनिमाइजेशन में हमेशा हमने उस टाइम स्टॉप करना है कि जब हमारे पास ज़ीरोज़ आ जाएं इस रो में या नेगेटिव वैल्यूज़ या दोनों का मिक्सचर आ जाए। और दूसरा ये होता था कि हमने पिवट कॉलम जब भी सिलेक्ट करना है वो होता था कि पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। तो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू देखें तो हमारे पास आ रही है 4, तो ये वाला कॉलम एज अ पिवट कॉलम आ गया हमारे पास, यानी कि x2 हमारा एंटर होगा। और पिवट रो किस तरीके से सिलेक्ट करते थे हम रेशो के ज़रिए। रेशो क्या होती थी, सोल्यूशन डिवाइडेड बाय पिवट कॉलम वैल्यूज़। तो यहाँ पे 2 आ गया, ये 8 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे भी 2 आ गया। तो देखा जाए दोनों की रेशो मतलब कि सेम है। अब हम इन दोनों में से हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम जिस मर्ज़ी रो को एज अ पिवट रो कंसीडर कर लें। तो और दूसरी बात, अब ये हम यहाँ पे अब हमारी अपनी मर्ज़ी आ गई है। और मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि हमारा जो हमने इस तरह के केस मतलब कि इस क्वेश्चन में हमने ये करना था कि हमारे फाइनल स्टेप के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है ना R1 इस टाइम है वो हमारा फाइनल सोल्यूशन में नहीं आना चाहिए, फाइनल स्टेप वाले टेबल में नहीं आना चाहिए। तो हम अब हमारे पास चॉइस है, यानी कि दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर ले, तो हम ये वाली रो सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल है, बिकॉज हमने इसको रिमूव करना है। तो इसको हमने एज अ पिवट रो सेलेक्ट कर लिया। तो हमारा एंट्री क्या होगी, x2 होगा और लीविंग वेरिएबल है हमारा R1। एक और चीज़, ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि हम आर्टिफिशियल वेरिएबल हम जो कॉलम है ना उसको हम रिमूव कर देंगे, रिमूव नहीं, हम उसको इग्नोर कर देंगे। लाइक मतलब कि जैसे ही आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव करता है ना, तो हम उसके मतलब कि कॉलम में जो मर्ज़ी वैल्यू आए यहाँ पे उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप ऐसा करेंगे, जैसे ही मतलब कि आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा बेसिक कॉलम को लीव करता है ना, हम उसका कॉलम ही उड़ा देंगे, यानी कि रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट आइटेशन में जो टेबल बनेगा उसके अंदर हम ये वाला कॉलम नहीं लिखेंगे। इससे ये होगा, एक तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप ये वाला कॉलम रखते हैं टेबल में तब भी कोई मसला नहीं है, वो जब हम फ़ेज़ 2 में जाएंगे तो हम सिंपल इस वाले कॉलम को इग्नोर कर देंगे। और इसी तरीके से हम जब फाइनल स्टेप देखेंगे ना, जो कंडीशन थी हमारी कि हमने किस टाइम रुकना है, उसमें भी हम ये वाला कॉलम नहीं देखेंगे, जैसे ही हमारा R1 बेसिक कॉलम को लीव करता है। अब जिस तरह यहाँ पे R1 हमारा लीव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, न्यू टेबल बनाते हैं जिसमें हम यहाँ पे बेसिक लिखेंगे। सबसे पहले कॉलम बेसिक होगा, देन हमारे पास आएगा x1 x2 x3 s2 s1। R1 हमारा लीव कर रहा था तो हम ऐसे करते हैं कि इधर से ही रिमूव कर देते हैं ताकि ज़्यादा हमें कंप्यूटेशन ना करनी पड़े। तो R1 को हमने रिमूव कर दिया। देन हमारे पास सोल्यूशन का कॉलम आएगा, देन हमारे पास रेशो आएगा। तो हमारे पास पहली रो जो थी वो R ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ही रहेगी, और वो है हमारे पास, अभी तो इसको हम छोड़ देते हैं। देन हमारे पास S1 वेरिएबल है, R1 की जगह पे हमारे पास x2 आ जाएगा एंट्री वेरिएबल। और अब हमने क्या करना है कि x2 यानी कि पिवट एलिमेंट को देखना था। पिवट एलिमेंट हमारे पास 4 है, इसको हमने 1 बनाना था। हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को हम डिवाइड कर देंगे 4 से। तो हमारे पास आ जाएगा 3/4, यहाँ पे आ गया 1, देन आ गया 1/2 देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -1/4 एंड देन हमारे पास 0, और R1 सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा 2।
ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस रो को यूज़ करते हुए हमने पिवट कॉलम में पिवट एलिमेंट को छोड़ के उसके अलावा जितने भी वैल्यूज़ हैं उस रो के ऊपर और नीचे उन सब को हमने ज़ीरो बनाना है। तो वो किस तरीके से बनाएंगे, यानी कि S1 वाली रो को हमने ज़ीरो बनाना है इस यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा S1 वाली रो में यहाँ पे आ जाएगा 5/4 x2 यहाँ पे 0 बन जाएगा। देन x3 में आ जाएगा हमारे पास 1/2। देन S2 में आ जाएगा 1/4। S1 में आ जाएगा हमारे पास 1 एंड हमारे पास S1 में आ गया हमारे पास 1 एंड देन हमारे पास सोल्यूशन की बात करें तो उसमें आ जाएगा हमारे पास क्या था कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना था इस रो को माइनस से, हाँ, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा हमारे पास। देन हम R की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी रो को और इसमें ऐड कर देते हैं R वाली रो में। तो देन वी गेट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 6। देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरी रो का हमने -4 से मल्टीप्लाई करना है। -4 तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, -3 और +3 यहाँ पे आ गया 0। इसी तरीके -4 और यहाँ पे 4 0 इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे जब -4 मिलेगा -2 + 2 0 एंड 4 -1 और -1 -2 आ रहा है यहाँ पे। और देन हमारे पास आ रहा है 0 और S1 था 0 0। सोल्यूशन की बात करें तो -4 -8 हो जाएगा, -8 और +8 यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। और हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखते हैं कि कोई गलती तो नहीं कर दी हमने। S2 का कोफिशिएंट में देख लेते हैं। S2 का कोफिशिएंट में था -1 और सिंपली हमने 4 सॉरी, यहाँ पे भी गलती हुई है। यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 4 से कैंसिल हो गया, माइनस पॉजिटिव हो गया, 1 पॉजिटिव है और -1 यहाँ पे आएगा 0, सॉरी। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि सारी रो हमारे पास हो रही हैं 0। तो हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं कि देखते हैं कि अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, स्टॉपिंग कंडीशन क्या थी। स्टॉपिंग कंडीशन ये थी कि हमारे पास जो R वाला फंक्शन है, अगर हम देखा जाए कि तो मिनिमाइजेशन वाला केस था। मिनिमाइजेशन में हम उस टाइम स्टॉप करते थे टेबलर फॉर्म में जब हमारे पास सारे ज़ीरोज़ आ जाएं या मिक्सचर ऑफ ज़ीरोज़ एंड हमारे पास हो के नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएं, तो तब स्टॉप करते थे। अब यहाँ पे देखा जाए ये कंडीशन तो हो गया, अब स्टॉप। अब हमारे पास कोई पॉसिबल वे ही नहीं है कि हम किसी को पिवट कॉलम सेलेक्ट करें, ठीक है। एक तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, दूसरा ये था कि हमारे राइट हैंड साइड पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फेज़ 2 एग्जिस्ट करता है। अगर हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होगी, इससे हम आगे सोल्व कर ही नहीं सकते। और यहाँ पे वैल्यू 0 ना होती तो इसका मतलब ये था कि हमारा फेज़ 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हमारे पास 0 आया, इसका मतलब हमने अब फेज़ 2 की वर्किंग करनी है, अदरवाइज़ हम वर्किंग ना करते। अगर इसके अलावा नेगेटिव वैल्यूज़ या पॉजिटिव वैल्यू होती तो हम फेज़ 2 पे जाती ना और कह देते कि फेज़ 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता इसका। तो अब हमने क्या करना है कि अब फेज़ 2 के लिए स्टार्ट करते हैं। तीसरी कंडीशन हमारे पास थी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा बेसिक कॉलम में नहीं होना चाहिए। देखें, आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, तो ये तीनों कंडीशन मीट कर रही है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे फेज़ 1 एंड हो गया। अब हम फेज़ 2 पे चलते हैं। फेज़ 2, तो फेज़ 2 में क्या था, फेज़ 2 में सबसे पहले हमने टेबल बनाना है, जिसमें टेबल से पहले हम ना अपनी इक्वेशंस बना लेते हैं। और इसमें यह था कि फ़ेज़ 2 के अंदर हमने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन का लेना। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन था हमारे पास मैक्सिमम z, जो कि बराबर है 2x1 + 2x2 एंड हमारे पास है +4x3, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन था। और हमारे पास इक्वेशंस क्या बनेंगे, इक्वेशंस यहाँ से देख के बनानी है। अब हमने इक्वेशन क्या बनेंगी, हमारे पास यहाँ पे था S1 और उसका कोएफिशिएंट है 5
5/4 x1 होगा, 7 x3 आएगा एंड s2 आएगा इक्वल टू 0 है। तो हम इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। तो हमारी इक्वेशन बनेगी, ये देखें, 5/4 x1 प्लस 1/2 x3 दैन प्लस 1/4 s2 एंड प्लस s1 इक्वल टू 0 होगा हमारे पास राइट हैंड साइड। इसी तरीके से 3/4 x1 प्लस x2 होगा प्लस 1/2 x3 होगा माइनस 1/4 s2 होगा दैन इक्वल टू हमारे पास 2। और हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। अब और हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो ओरिजिनल है हम उसी को लेंगे, वो है हमारा z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3। और अब हम टेबल बना लेते हैं। बेसिक का कॉलम है, देन हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से थे, x1 आएगा, x2 आएगा, x3 आएगा, यहीं से हम नोट कर लेते हैं। देन s2 आएगा एंड s1 आएगा, s2 आएगा, s1 आएगा। और साथ हमारे पास सॉल्यूशन का कॉलम आएगा एंड देन हमारे पास रेशो। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस आइट्रेशंस वगैरह में अगर आप ये R1 वाला कॉलम ड्रॉप नहीं करते, यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल वाला कॉलम ड्रॉप नहीं करते, तो वो यहाँ पे भी आएगा। तो उसकी वैल्यूज़ को हमने इग्नोर करना होता है और नेक्स्ट फेज़ 2 के अंदर हमने उसको रिमूव करके हमने टेबल बाकी की टेबल बनाना होता है। इसलिए हमने कहा था कि जैसे ही आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा बेसिक का कॉलम लीव करेगा, हमने वैसे ही उसका कॉलम रिमूव कर देना टेबल से। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, ये उसकी रो बनेगी। देन हमारे पास अब हमने क्या करना है, बेसिक वेरिएबल देखने हैं और नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से होंगे। तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ क्या हैं, x1 x2 x3। ये हमारे पास एक्चुअल वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज़ हम 0 पुट करेंगे इस इक्वेशंस में। ये जो हमारे पास अब इक्वेशंस बन के आई हैं, तो अब हम देखते हैं कि x1 0, x2 0, x3 0, तो ये हमारे पास s2 की वैल्यू आ जाएगी, s2 की वैल्यू, और s1 हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर, हमारे पास आ जाएगा कि हमने इसको एज सॉरी हाँ, s1 और s2 की वैल्यूज़ आ जाएगी यहाँ से। तो हमने अब देखना है कि सबसे पहले तो हम z के कोएफिशिएंट देख लेते हैं। z को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं, तो हमारे पास 2x1 आ जाएगा माइनस का, माइनस 2x2 आ जाएगा, माइनस 4x3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये -2 है, -2 -4, बाकी सारे 0, और ये सोल्यूशन भी 0 है हमारा पास। देन हमारे पास आएगा कि हमने बेसिक वेरिएबल हमारे पास क्या थे, लास्ट आइट्रेशन में हमने वही देखना है। आप यहाँ से देख रहे थे ना, तो वही हमने जो लास्ट स्टेप के अंदर हमारे पास था ना टेबल, हमने कहा था वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा बेसिक वेरिएबल्स समेत s1 x2। सिर्फ और सिर्फ जो चेंज होगा ना वो ये होगा कि r की जगह यहाँ पे हम एक्चुअल फंक्शन ओरिजिनल वाला, हम मैक्सिमाइजेशन वाला जो भी था हमारा केस, वो वाला लेंगे और उसके कोएफिशिएंट आ जाएंगे, बस बाकी सारा सेम रहेगा एज इट इज़। तो ये हमने वो चेंज कर दिया, बाकी हमारे पास सेम रहेगा। तो s1 है यहाँ पे और x2 है हमारे पास बेसिक वेरिएबल, और इनकी वैल्यूज़ क्या आती है हमारे पास, यहाँ पे था 5/4, देन x2 में था 0, देन x3 में था हमारे पास, x3 का कोएफिशिएंट क्या था, 1/2, यहाँ पे है 1/4 एंड 1। सोल्यूशन में आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे था 2, और 3/4 1 1/2, माइनस 1/4 एंड 0। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल आ गया एज इट इज़, हमने कॉपी किया। अब हमने क्या करना है कि सिंपल टेबुलर फॉर्म के ज़रिए इसको फर्दर प्रोसीड करना है और सॉल्व करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है कि हमारे पास पिवट कॉलम क्या होगा। पिवट कॉलम सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया था कि अब हमने देखना एक्चुअल जो था हमारा पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो है मैक्सिमाइजेशन केस। मैक्सिमाइजेशन में हमने क्या लेना होता था, जब मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होती थी
तो हमने लेना था कि नेगेटिव वैल्यूज़ में सबसे मिनिमम कौन सा है, वो एज अ पिवट कॉलम सेलेक्ट होगा। ठीक है, उससे पहले तो हमने ये देखना कि हमारी कंडीशन क्या होती है। S1 X2 हमारे पास बेसिक वेरिएबल है, इनके कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। S1 का वैल्यू 0 है, X2 की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पे 0 होना चाहिए था, यहाँ पे हम 0 बनाएंगे। ठीक है, दूसरा ये था कि इनके नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा हो, वो तो बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम 0 नहीं है तो यहाँ पे 0 बना लेंगे बाय यूजिंग दिस रो। तो हम क्या करते हैं कि जी क्या हो गया हमारे पास अपडेटेड, हमने क्या करना है कि इस तरह 0 बनाना है, तो इस पूरी रो का हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/2, यहाँ पे x/2 में 0 हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा -3 एंड देन हमारे पास आ जाएगा 1/4 एंड S1 में आ जाएगा हमारे पास 1 और राइट हैंड साइड हमारे पास होगी इसके सोल्यूशन में हो जाएगा 4 और S1 X2 एज इट इज़ आ गए 5/4 3/4 0 1 देन हमारे पास 1/2 1/2 1/4 -1/4 1 0 0 2, ये रो हाईलाइट कर दो। ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेशन आ गए। अब हमारे पास क्या S1 X2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, X2 S1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलती लिखती है, हमने क्या किया, हाँ यहाँ पे 0 आना था। ठीक है, सिंपल। और अब हमने करना है कि बाकी सारा ठीक है। सबसे नेगेटिव वैल्यू हमने लेनी है, सबसे मिनिमम, तो हमारे पास -3 आ रहा है मिनिमम मैक्सिमाइजेशन के केस में। अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम, अब पिछला केस हमने मिनिमाइजेशन से किया था, उसके अंदर हमने मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू लेते थे, तो ये हमारे पास पिवट कॉलम आ गया। अब हमें क्या करना है कि रेशो निकालनी है, तो हमारे पास रेशो क्या आएगी, 0 आएगी, ये 2 ये आ जाएगा हमारे पास 2/1/2, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 4 आ रहा है। और ये हमारे पास हो रहा है कि 0 आ जाएगा 0/1/2, तो हमारे पास 0 ही आ रहा है। तो हमारे पास नेक्स्ट कॉलम हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, हम सिलेक्ट कर लेंगे जो मिनिमम होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास केस पिवट रो। पिवट ये 1/2 हमारे पास पिवट एलिमेंट है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास एंट्री वेरिएबल है X3, लिविंग वेरिएबल है S1, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे Z आ जाएगा। देन हमारे पास S1 हमारा लिविंग वेरिएबल है, X3 हमारा एंट्री वेरिएबल है, X3 आ गया इसकी जगह और यहाँ पे आ गया X2। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बनाना है 1, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 5/2 देन 0 देन 1 देन आ गया 1/2 1/2 एंड 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 5/2 0 1/2 एंड S2 में 1/2 एंड S1 में 1/2 आ रहा है। और सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ से पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 है। और हमने क्या करना है कि अब इस रो को यूज़ करते हुए इसकी अपर रो में और लोअर रो में हमने 0 बनाने हैं। तो हम किस तरीके से करते हैं, हम इस पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और Z में ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमारे पास अपडेटेड Z की वैल्यूज़ क्या आएंगी, 7, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 0, देन हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 6 और सोल्यूशन में होगा हमारे पास 4। इसी तरीके से हम करते हैं कि 1 है तो हम इस पूरी रो को -1/2 से मल्टीप्लाई करके इस रो में ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अपडेटेड वैल्यू है -1/2 1 0 एंड देन हमारे पास आएगा 1/2 एंड -1 और सोल्यूशन में आ जाएगा 2। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने कंडीशंस देखनी है कि हमारे पास क्या थी कि टेबलर फॉर्म में हम जब कर रहे थे तो हमारे पास कंडीशन क्या होती थी कि मैक्सिमाइजेशन का केस है ऑब्जेक्टिव, तो हमने उस टाइप से स्टॉप बना के जब सारे 0 हो जाएं या फिर 0 और पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएं, नेगेटिव वैल्यूज़ रिमूव हो जाएं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ गई हैं,
तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना। तो हमारे पास अब ये हमारे पास फाइनल स्टेप था और हम यहाँ से ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल लेते हैं, जो कि है ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है हमारा। ऑप्टिमल सोल्यूशन है z की वैल्यू हमारे पास 4 है और x2 की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है एंड x3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया बेसिक वेरिएबल्स का। और नॉन बेसिक वेरिएबल्स इसके अलावा जितने भी हों नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे, और आप जानते हैं नॉन बेसिक्स वेरिएबल की वैल्यूज़ हमेशा ज़ीरो होती है। तो ये था टू फेस मेथड। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा फ़ेस 1 किस तरीके से डील करना है और फ़ेस 2 में किस तरीके से हम डील करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गया कि जब भी हम इसको लेट करते हैं, लाइक हमने इसको लेट किया r=r1। अब हमने क्या करना था कि r1 की इक्वेशन जो हमने बनाई हुई थी, सॉरी ये थी r1 की इक्वेशन, इसमें था r1। हमने क्या करना था कि इसके इधर से हमने r1 को लेफ़्ट साइड पे रखना, तो बाकी सबको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते और देन हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते जो हमने उसमें लेट किया था, जो हमने अपना फंक्शन बनाया था। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ वर्किंग। r1 जो होगा वो हमारा इक्वल टू आ जाएगा 8 - 3x1 - 4x2 - 2x3 + s2। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये वैल्यूज़, ये हमने r1 की वैल्यू निकाली, इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास आ जाएगा r = 8 - 3x1 - 4x2 - 2x3 - 2x3 + s2। तो इस फॉर्म में हम लेके जाके इसको आगे फर्दर सॉल्व कर देंगे, ये लिख दें तो बेहतर है। तो ये था हमारा टू फेस मेथड। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिनिमाइजेशन वाला केस देख लेते हैं, जिसके अंदर यानी कि हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही मिनिमाइजेशन का होगा। मैक्सिमाइजेशन का ये मैंने पहले इसलिए कराया कि ये इंपॉर्टेंट था कि अगर आप ये कर लेते हैं, क्योंकि इस ज़्यादा मसला इस चीज़ का था कि ये हमेशा हमने मिनिमम वाला लेना। हमने इस टाइम जब फ़ेस 1 में जब भी हमने अपना फंक्शन बनाना है, हमने एक्चुअल फंक्शन को इग्नोर कर देना है। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।